ये बात साल 2016 की है। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था और मैं झारखंड बिहार बॉर्डर से अनाज लेकर छपरा की तरफ निकल रहा था। रात के करीब 2:30 बजे थे। मौसम साफ था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था, जैसे जंगल की हर शाखा, हर पत्ता कुछ दबा हुआ सच अपने भीतर छुपाए बैठा हो। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी किसी वजह से जमीन तक आते आते रुक रही थी। उस रात मैं अकेला था, क्योंकि मेरा हेल्पर रमेश बुखार पड़ने के वजह से मेरे साथ नहीं था और माल पहुंचाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं अकेले ही निकल पड़ा। वैसे तो अक्सर मैं ट्रक चलाते वक्त रेडियो या कुछ गाने गुनगुनाता रहता हूँ, लेकिन उस रात न जाने क्यों चुप्पी पसरी हुई थी। टायरों की रगड़ की आवाज़ और इंजन की गड़गड़ाहट ही उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसी दौरान जब मैं मुख्य सड़क से हटकर बगल की पुरानी कच्ची सड़क पर पहुंचा, तो पता चला कि आगे का रास्ता किसी झगड़े या जुलूस के कारण बंद कर दिया गया है। इसलिए जो वैकल्पिक रास्ता उस समय बचा था, वो मुझे पगला पुल के पास से होकर ले जा रहा था, यानी कि पगला ब्रिज, जिसका नाम सुनते ही मुझे हल्की हल्की झंझनाहट बदन में महसूस हो रही थी। क्योंकि पगला पुल, उस पुल की कहानियां मैंने पहले भी कई बार सुनी थी। कई ड्राइवरों की जुबान पर उसका नाम अक्सर डर की तरह चिपका रहता था। कहते हैं कि वहाँ किसी ज़माने में दंगे के दौरान कई लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि उस जगह पर कई लोगों ने खुदकुशी भी की थी। कई बार तो ऐसे भी सुनने को आया है कि उस पुल के आसपास रात में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और लोग अक्सर वहाँ से गायब हो जाते हैं। हालांकि मैं कभी अंधविश्वासी नहीं रहा, इसलिए सोचा कि अगर यही रास्ता है तो मुझे उससे ही जाना पड़ेगा। यानी कि मैं उस रास्ते पर ही चलने लगा था जहाँ लोग जाने से डरते थे। पर जैसे जैसे मैं उस इलाके में घुसा, पेड़ों की शक्लें भी डरावनी लगने लगी। घना जंगल, कच्चा रास्ता और वहाँ का वातावरण, वो रास्ता जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। खैर, उसी में कुछ दूर जाने पर मुझे एक पुराना जंग खाया हुआ लोहे की पटरी दिखाई दी, जो पुल की ओर इशारा कर रही थी, यानी कि उसी ब्रिज की ओर। ब्रिज पर चढ़ने से पहले ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और वो भी मेरे गर्दन के पास, जैसे किसी ने मेरे गर्दन के पीछे अचानक से फूंक मारी हो। मैंने खुद को संभाला और ट्रक को धीरे धीरे उस पतले और पुराने लोहे के पुल पर चढ़ाया। नीचे झांका तो नदी ज़्यादातर सूख चुकी थी, जिसके वजह से वहाँ रेत और पत्थर जैसी चीज़ें दिखाई दे रहे थे, और उन्हीं के आसपास टूटी हुई कई नावें भी थी। ये सब देखते हुए मैं उस दौरान उस लोहे के पुल को आधा ही पार किया था कि तभी अचानक से एक जोर का धमाका हुआ। वो आवाज़ मेरे ट्रक के पिछले हिस्से से आया था, पर वो आवाज़ किसकी हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ट्रक रोका और पीछे देखने चला गया। जब मैं पीछे पहुंचा तो देखा कि पिछले हिस्से का दाहिना टायर फट चुका है। उसे देखकर मैं चिंता में पड़ गया था कि तभी अचानक से मुझे एक और धमाके की आवाज़ आई। इस बार ये धमाका बाएं तरफ के टायर के फटने का था, जो इतना अचानक से हुआ कि उस आवाज़ को सुनकर मैं डर के मारे दहल गया। और फिर उसी दौरान मैंने अपने सामने एक औरत को खड़ा देखा, लोहे के जाली के पास, जो लाल जोड़े में बिखरे बालों के साथ सिर झुकाए हुए वहाँ खड़ी थी। उस औरत को देखकर शुरू में मुझे लगा कि मुझे उससे मदद ले लेनी चाहिए, पर तभी और वहाँ से देखते ही देखते वो मेरे आंखों के सामने नीचे कूद गई। मैं हड़बड़ाते हुए जल्दी से पुल के किनारे भागा,
पर जब मैंने पुल से नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। ना तो गिरने का आवाज था, ना पानी में गिरने के बाद लहरें उछल रही थी। सब कुछ ऐसे शांत था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। सांसें भी अब अटक अटक कर आ रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं वहां अकेले एकदम लाचार खड़ा था और वो जो ट्रक खड़ी थी उसके दोनों टायर पंचर थे। तो ऐसे में मैं वहां से कैसे निकलूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने डर के मारे रात का बाकी का हिस्सा ट्रक के अंदर ही गुजारा, और वो भी जागते हुए। वहां एक एक पल जैसे किसी साए की परछाई में बीतता गया। हर सरसराहट, हर हवा का झोंका उनके वजह से ऐसे लग रहा था जैसे कोई लौट आया हो। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही आसमान को छूने लगी, मैं ट्रक के अंदर से बाहर निकला। मेरा बदन थककर अकड़ चुका था और पूरी रात जगे रहने के वजह से मेरी आंखें भी भारी हो चुकी थी। हालांकि डर का असर अब भी बना हुआ था। गाड़ी के 2 टायर अब भी पंचर थे और सामने वही पुराना पुल। वहां कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद मुझे वहां एक बैलगाड़ी वाला एक बुजुर्ग दिखाई दिया। उसके चेहरे की झुर्रियां मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप आगे बढ़ गया। मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, पर आखिर मैं वहां से निकलूंगा कैसे, इसका जवाब मुझे अब भी नहीं पता था। खैर, मैं किसी तरह से 2 घंटे तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि पास के गांव से एक पुरानी जीप और कुछ आदमी नहीं आए। वो आदमी दरअसल खेतों की तरफ जा रहे थे, इसलिए उनकी सहायता लेकर मैं पास के गांव तक गया, किसी स्थानीय मिस्त्री को साथ लाने। और फिर जैसे कि मेरा तरकीब था, मैं एक स्थानीय मिस्त्री को अपने साथ लाया और फिर धीरे धीरे ट्रक के टायर को ठीक करवा पाया। खैर, उस समय करीब दोपहर के 4 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं फिर से ट्रक लेकर चलने को तैयार हुआ। लेकिन अब मैं वैसा नहीं था जैसे रात को आया था। पुल में उस हिस्से को पार करते हुए दिल और जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं बार बार पीछे देखता और हर झोंके पर चौंक जाता। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो रास्ता पार हो गया था और फिर मैं ये सब सोचने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब होने वाली थी। छपरा के रास्ते पड़ने वाला इलाका काफी वीरान था। वहाँ कुछ छोटे छोटे गांव थे, लेकिन रास्ते लंबे और अकेले थे। खेतों में लगे सूखे धान के पौधे हवा में हिलते थे, जैसे कोई झाड़ियों में छुपा हो और मुझे देख रहा हो। तब सूरज डूब रहा था और अंधेरा जैसे तेजी से फैलने लगा। रास्ता कच्चा, ऊबड़ खाबड़ और हर झटका जैसे शरीर को कांप भर देता था। मैंने सोचा कि शायद आज रात किसी ढाबे पर रुकना सही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर है, जिसके सामने एक टूटा फूटा नीम का पेड़ भी है। वैसे तो आमतौर पर ऐसे मंदिर को देखकर सुकून मिलता है, पर न जाने क्यों उस जगह से गुजरते हुए एक अजीब सी घबराहट हुई। लगा जैसे पेड़ के नीचे कोई बैठा है, लेकिन मैं जब पास गया तो वहाँ कुछ नहीं था। करीब 3 किलोमीटर और चला तो मुझे दूर एक कच्ची झोपड़ी जैसी जगह दिखी। वहाँ एक तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जो कि इस बात का सबूत था कि उस घर में कोई रहता है। भूख भी लगी थी और थकावट भी थी, इसलिए मैंने वहाँ से मदद लेने के बारे में सोचा। ट्रक को किनारे लगाया और उससे नीचे उतरा, पर जैसे मैं उस घर के पास पहुंचा, दिए की लौ एकाएक अचानक से बुझ गई। उसको अचानक से बुझता देख मुझे ये थोड़ा सा अपशगुन लगा।
पर फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। हालांकि वो झोपड़ी खाली थी, वहां कोई नहीं था, ना कोई बर्तन, ना कोई इंसान। सिर्फ भीतर की मिट्टी की दीवार पर कोई पुराने जमाने की सिंदूर से बनी आकृति थी, किसी औरत की शक्ल की आकृति। उसकी आंखें बड़ी थी और बाल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर मेरे शरीर में जैसे झंझनाहट सी दौड़ गई थी। इसलिए मैं उल्टे पांव वहां से बाहर आया और ट्रक में बैठ गया। रात बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ जिनकी शाखाएं और भूतिया आकार जैसे लगने लगी थी। उसी बीच अचानक एक मोड़ पर मेरी गाड़ी की हेडलाइट किसी चीज पर जा पड़ी। वो कोई आकृति थी। वो एक ऐसी आकृति थी जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, सफेद कपड़ों में, और उसका पीठ मेरी तरफ, और वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो कुछ बीन रही हो। उसे गाड़ी के सामने देखते ही मैंने ब्रेक मारा और उसे हटाने के लिए मैंने हॉर्न भी दिया, पर वो औरत वहां से हिली तक नहीं। इसीलिए कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद से वो पास के गांव की कोई बूढ़ी औरत होगी। पर जैसे मैंने ट्रक से उतरकर देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि वहां मिट्टी पर बने ऐसे छाप थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बैठा था। इसलिए मैंने अब खुद से बात करना भी बंद कर दिया। पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। तभी अचानक ट्रक के अंदर कोई चीज बहुत ही जोर से नीचे गिरी। मैं चौंक कर सीधे अंदर देखने गया, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन वहां सीट पर पड़ा मेरा गीला गमछा अब ट्रक के गियर लीवर पर लटका हुआ था। वो गमछा जिसे मैंने सीट के नीचे रखा था। इसलिए ये सब कैसे हो सकता है, ये देखकर अब मुझे ही मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। मैं खुद से, इस सफर से और उस जगह से, हर एक चीज से मेरा भरोसा उठने लगा था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो महज थकावट या भ्रम नहीं था। ये रास्ता, ये पुल और इस इलाके की हवा कुछ तो था जो पीछा कर रहा था, और मैं जानता था कि आगे की रात और भी लंबी होने वाली है। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। सारा शरीर थका हुआ था और आंखें भी नींद के वजह से भारी थी। वैसे तो वहां से मैं निकल चुका था। फिर ट्रक धीरे धीरे गड्ढों से बचते हुए वीराने से गुजर रही थी, पर अब मैं हर छोटी छोटी आवाज पर डर के मारे सहम जा रहा था। ट्रक के बोनट पर गिरती हवा भी अब किसी कदमों जैसी लग रही थी। उस पल में ड्राइवर नहीं रहा था, बस एक भटका हुआ मुसाफिर था जो किसी भूली हुई जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक मेरे बाईं ओर एक टूटा फूटा सराय दिखाई दिया। उसके दीवारों पर काई जमी थी और छत शायद से टपक रही थी। कुछ देर उसे देखकर मैंने सोचा कि मैं वहीं रुक जाता हूँ, पर यह सोचकर मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई कि अगर ये भी पहले की तरह ही खाली हुआ तो क्या होगा। उसी दौरान मैं ट्रक मोड़कर आगे बढ़ा ही था कि तभी सड़क पर फिर से मुझे वही साया नजर आया, यानी कि वही लाल साड़ी वाली औरत जिसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे, और इस बार उसकी पीठ नहीं बल्कि चेहरा मेरी तरफ था। उसे देखकर मैं घबरा गया, इसलिए मैंने ट्रक की ब्रेक नहीं मारी और सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, ट्रक का इंजन उस औरत के सामने जाकर एक झटके में बंद हो गया। ऐसे होते ही मेरी सांसें भी तेज हो गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और एक बार फिर से डर मेरे अंदर दौड़ने लगा था। हालांकि मैं चुपचाप ट्रक के अंदर बैठा रहा। खिड़की से बाहर देखा तो वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने थी, बिना हिले डुले बस मुझे देखे जा रही थी, और फिर एक पल में ही वो गायब हो गई। ये घटना ऐसा था
जैसे कि वो मेरे दिमाग का भ्रम हो। पर मैं इन सब से अब हड़बड़ा चुका था, इसलिए मैंने इसे मौका समझते हुए तुरंत ट्रक के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक के अंदर से कोई आवाज नहीं आई और रात वो धीरे धीरे और भी गहराती जा रही थी। फिर ट्रक के पीछे की ओर से मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव चलकर मेरे पास आ रहा है। मैं मुड़ा तो नहीं, पर एक अजीब तरह की सांसें वो मेरे कंधों पर आकर लग रही थी, जैसे कि कोई एकदम मेरे पीठ के पास खड़ा हो। मैंने खुद को जैसे तैसे समेट रखा था, पर जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो मुझ में और सहनशीलता नहीं बची थी, जबकि जमीन पर पैरों के निशान मुझे साफ दिख रहे थे, गीले गीले ताजे कदमों के निशान जो पीछे से मेरी ओर ही बढ़ रहे थे। इसलिए मैंने अब चलने की कोशिश नहीं की। ट्रक वही खड़ा रहा और मैं एक सूखे पेड़ के पास जाकर बैठ गया और यहीं से असली रहस्य खोलने लगा। अब ये इत्तेफाक था कि क्या पता नहीं, पर पास ही एक पुराना मलबा का पेड़ था, जिसमें एक जंग लगा तख्त भी था, जिस पर लिखा हुआ था 1862 शाहबादी पुल निर्माण स्थल, जिसे देखकर मुझे याद आया कि यही वो पगला ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। कहते हैं जब इसे बनाया गया था तो उस पुल के नींव पर कई मजदूरों की जान गई थी और उसके अलावा वहाँ कई औरतों ने अपने पतियों के मरने के वजह से आत्महत्या भी की थी, जिसके वजह से वहाँ अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव महसूस होता है। ऐसे अनुभव जो कि इंसानी समझ से परे है। ये सब देखने के बाद मैं वहाँ और नहीं रुका, इसलिए ट्रक को मैंने तब तक स्टार्ट करने की कोशिश की जब तक वो स्टार्ट नहीं हो गया। और जब कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुका। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राजीव जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।